नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास का बुक हम लोग पढ़ेंगे और देखिए आज अध्याय 8 है। तो आज हमारा जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 है। तो देखिए चैप्टर का जो नाम लिखा गया है गाँव, शहर और व्यापार। देखिए इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। और देखिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। अब आगे हम लोग देखते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। याद रखिएगा, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में देखिए हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यह आपको सणसी दिखाई दे रहा होगा, यह कुल्हाड़ी है और देखिए यह हंसिया है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लोहे के औजार बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम यानी कि सिंचाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। देखिए बिना सिंचाई के कृषि का होना असंभव है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। याद रखिएगा उस समय क्या हुआ कि सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए यह आगे जो हम अभी पढ़ाएंगे, यह देखिए यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CTET में जो है कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसिया और आदिमाई कहलाते थे। याद रखिएगा यही एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसिया और आदिमाई कहलाते थे। इसको आप लोग याद रखें इन तीनों को। देखिए देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देखिए यह भी बहुत बार पूछा गया है कि ग्राम भोजक क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो देखिए देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कह सकते कि यह एक वंशानुगत था, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। याद रखिएगा ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। जो ग्राम भोजक था इन्हें ही राजा कर वसूलने को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। देखिए एग्जाम पूछा गृहपति किन्हें कहा जाता था, तो देखिए जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें ही गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे
जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के एग्जाम के लिए, ये सब जो लिखा रहता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। याद रखिएगा, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा आहत सिक्के के बारे में देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। और सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, यानी कि पीट पीट कर बनाया गया था इन्हें, इसलिए इन्हें आहत कहा जाता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखिए, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। जो मथुरा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। याद रखिएगा, जो मथुरा था वह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। अभी याद रखिएगा, लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वह कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यह मथुरा के बारे में है। आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिए, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो याद रखिएगा, कपड़े उत्पादन के जो बहुत फेमस केंद्र थे कौन कौन थे। देखिए, उत्तर में तो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। याद रखिएगा इन दो शहरों को, उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै। ये सब कपड़ा उत्पादन के फेमस शहर थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या होता है? जो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे उसे ही श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र यानी कि NBPW, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी।
इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। देखिए अरिकामेडु देखिए पुडुचेरी में स्थित है, यानी पुडुचेरी में असर स्थित है। याद रखिएगा जो अरिकामेडु स्थित है यह पुडुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी कि बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला। याद रखिएगा अरिकामेडु से ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। याद रखिएगा एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, जो एम्फोरा जैसे पात्र थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। यह देखिए कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं लिखा है कि कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब व्यापार और व्यापारी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आगे हम लोग यहाँ देखते हैं काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। देखिए आगे का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। याद रखिएगा काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पर देखिए व्यापार से जुड़ी एक कविता, इसे हम लोग देखते हैं क्योंकि इस कविता के हर एक लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छिपा है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। पूछ लेगा कि तेज तर्रार घोड़े कहाँ से लाए गए, तो समुद्री जहाज़ों पर लेके जा रहे थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना। तो रत्न और सोना कहाँ से मिला है, हिमालय से मिला है। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ी कहाँ से मिला है, तो दक्षिण की पहाड़ियों से मिला है। अब देखिए लिखा कि दक्षिणी सागर के मोती, दक्षिण सागर के क्या मिले, मोती मिले, और पूर्वी सागर के मूंगे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह देखिए पोएम नहीं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब लाइन है। गंगा और कावेरी की फसलें, और देखिए श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। तो देख सकते हैं आप लोग इस पोएम के यानी इस कविता के हर एक लाइन में प्रश्न छिपा था, आप लोग देख सकते हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। याद रखिएगा नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। आगे देखते हैं संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। याद रखिएगा मूवेंदार किस प्रकार की शब्द है, तमिल शब्द है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। तो मूवेंदार का अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया होता है।
इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते। याद रखिएगा, जो चोल, चेर, पांड्य थे यह दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। देखिए, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, ये भी याद रखिएगा। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। यहाँ पर हम लोग इसे देख लेते हैं, रेशम मार्ग और कुषाण। देखिए, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। याद रखिएगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो देखिए दोस्तों, अभी यह चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए, इसको भरिएगा आप लोग खाली जगहों को। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? बिल्लाला, हम लोग पढ़े थे ना। और ग्राम भोजकों की कौन खेती करता था? जो गाँव के छोटे कर्मकार लोग करते थे। हलवाइयों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसको भरकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अध्याय 9 में। देखिए, यह क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, इसमें केवल 10 ही चैप्टर हैं। हम लोग 8 चैप्टर आज पढ़ चुके हैं, 2 ही चैप्टर और बचा है, जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर 9 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।